नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे उनके सॉल्यूशन की सीरीज चला रहे हैं और ये है आपका रीजनिंग का सेक्शन। तो देखिए, रीजनिंग में मैं आज आपके सामने जो एसएससी जीडी का पेपर लेकर आया हूं, ये है 25 जनवरी को जो हुआ था, 25 जनवरी का पेपर है। और पहला प्रश्न जो आज आपके सामने आ रहा है, दैट इज फ्रॉम दी सीरीज यानी कि श्रृंखला से है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये है एक लेटर सीरीज यानी कि नंबर की श्रृंखला है। बहुत ही आसान होती है यदि आपको अल्फाबेटिकल नंबर्स याद हैं तो। जैसे कि आपको पता है कि R 18 पर है, V 22 पर प्लस 4 है। 22 में 4 जोड़ेंगे 26 का मतलब Z हो गया। 26 में 4 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा। D, यहाँ D से शुरू होने वाले ये दो विकल्प तो है नहीं, तो इन दो को तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए S से N की बात करें तो -5 हुआ है। अब N में से -5 करोगे, नहीं सॉरी ऐसे नहीं हुआ है, इधर से देखते हैं भाई। R वाला तो हो ही गया था। अब S से N की बात करते हैं तो माइनस कितना हुआ है, 14 और 5 19 होता है, हाँ -5 ही हुआ है। अब N से लेके I की बात करेंगे तो अगेन -5 हुआ है। I में से भी -5 करेंगे तो 4 होगा और 4 का मतलब D होगा। तो D से शुरू होने वाला केवल यही विकल्प है, ये तो है नहीं, इसलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत जवाब बन जाता है। ठीक है, चौथा सही है बिल्कुल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फ्रॉम दी सिटिंग अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को सिटिंग अरेंजमेंट से है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 छात्र हैं ABCDEF, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं। तो ये रहा वृत्ताकार घेरा, 1 2 3 4 5 6 लोगों को मैंने केंद्र की तरफ मुंह करके बिठा दिया। DE के दाएं ठीक बगल में है, DE के दाएं। तो जैसे ये E है तो D उसके दाएं ठीक बगल में मैंने इस तरीके से बिठा दिया है। और EF के दाएं, E जो है F के दाएं ठीक बगल में है, तो चलिए बिठा दिया है। A D और C के ठीक बगल में है, A D और C के ठीक बगल में ऐसे ही तो आ सकता है, A D और C के ठीक बगल में। इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन B के दाएं दूसरा बैठा है। तो B है कहाँ सर, यहाँ बिठाओ जहां पर जगह खाली है, अभी बैठा नहीं था ना। अब बताओ B के दाएं दूसरा 1 2 कौन बैठा है, E बैठा है। तो E आपको चौथे विकल्प में दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन का चौथा आंसर बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये है ब्लड रिलेशन से। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, समीकरण पर आधारित है। आपको एक समीकरण दिया है और देने के बाद, सॉरी समीकरण नहीं दिया है, आपको निर्देश दिए हैं। A@B का अर्थ है A B का पुत्र है, A&B का अर्थ है A B की माता है, A#B का अर्थ है A B की पुत्री है। दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ है कि RP की बहन है, ये हमें जानना है। वैसे हम इसे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं बिना फैमिली ट्री बनाए, लेकिन मैं आपको अभी ये क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि आपने ये चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा। चलिए, कौन सा विकल्प बताता है RP की बहन है। तो हम क्या करें, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आंसर उठा लेते हैं। बाकी तो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो आंसर है ही नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले व्यक्ति P का नाम लिखता हूं। P के बाद है @ @ का मतलब पुत्र, तो P पुत्र होगा। किसका पुत्र होगा, अगले वाले व्यक्ति Q का, तो Q को ऊपर ले जाइए। Q के बाद है एंड, और एंड का मतलब है माता, तो Q माता होगी। किसकी होगी, अगले वाले व्यक्ति R की, तो R को नीचे ले आइए। R के बाद हैश का मतलब पुत्री, तो R पुत्री होगी। किसकी पुत्री होगी कि सर S की, तो S को ऊपर ले जाइए। अब बताओ, R पुत्री Q की भी तो थी और इधर S की भी है, ये इसकी माँ थी तो ये इसके पिता होंगे, और इन्होंने आपस में शादी की होगी कि नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी। पूछा था कि कौन सा समीकरण ये बताता है कि R P की बहन है, तो ये बता तो रहा है कि R बहन है किसकी, P की, क्योंकि इन दोनों के माता पिता एक ही है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक निश्चित कूट भाषा में ब्लश को ये लिखा हुआ है, ब्लश को ये लिखा हुआ है, स्प्लैश को ये लिखा है, तो बताएं स्प्राइट को कैसे लिखा जाएगा। तो समझिए, B 2 पर है, E 5 पर, +3 हुआ है, लिख देता हूं यहां पर। अच्छा, L 12 पर है, P 16 पर, तो +4 हुआ है, लिख देता हूं।
U21 पर है, X24 पर है तो +3 हुआ है, S19 पर है, W23 पर है +4 हुआ है, H8 पर है और K11 पर है तो +3 हुआ है। 8 और 3 11 होते हैं। +3 +4 +3 +4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पर आप 3 प्लस करिए, 4 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 3 करिए, 4 करिए एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, S19 और 23 22 का मतलब V हो गया, V से शुरू होने वाले सारे विकल्प। अभी P 16 और 4 20 का मतलब T हो गया, VT से शुरू होने वाले सारे विकल्प हैं। मैं तो विकल्प से एलिमिनेट करके छोड़ दूंगा। आगे 18 और 3 21 का मतलब U हो गया, VTU से भी सब शुरू हो रहे हैं। अभी देखिए 9 और 4 13 का मतलब M हो गया, VTU M से शुरू ना ये होता है ना ये होता है, 2 बच गए। अब इसके बाद T 23 पर है, सॉरी 20 पर है, 20 और 3 23 का मतलब W हो गया। अब W में ये भी है, ये भी है, नहीं ये नहीं है, इसलिए ये भी गया। इसका मतलब आंसर 3 बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में निहित है। इसके अंदर कौन से निहित है, और पहला ही ऑप्शन दिखा रहा है। मैं आपको पेन चलाकर बताता हूं कि ये इसके अंदर कहाँ निहित है। देखिए भाई, एक चीज समझिए, आपको ये इस प्रकार से एक आकृति दी है, ये आपको इसमें चाहिए, वो आपको एज इट इज इसके अंदर मिल रही है। उसके बाद आपको एक सर्कल चाहिए, ये वाला, तो देखो ये वाला सर्कल आपको इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर्कल में एक लाइन ऐसे चाहिए आर पार, तो आपको आर पार लाइन यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। आपको एक लाइन चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से मिल जाएगी। एक लाइन चाहिए यहाँ से, तो देखो यहाँ से भी मिल जाएगी। और एक लाइन नीचे से चाहिए ना आपको ये वाली, तो आपको नीचे से भी मिल जाएगी। उसके बाद ये लाइन ऊपर को जा रही है, तो ऊपर को भी ले जाएंगे, ये जा रही है ऊपर को। और नीचे एक एल शेप बनी हुई है, तो यहाँ पे एल शेप ऐसे भी बन जाएगी, यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, समीकरण को आपको एकदम व्यवस्थित करना है। कौन से 2 चिन्ह बदल दिए जाएं जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ये एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसने आंसर दिया है भाग और गुणा को चेंज करने को, तो हमें यही पकड़ लेना चाहिए। सारे विकल्प चेक करके क्या फायदा होगा, आज तो बड़े खुशी की बात है, आंसर है हमारे सामने। चलिए भाग और गुणा को चेक करते हैं। इसकी जगह गुणा लगा दूं, इसकी जगह गुणा की जगह भाग लगा दूं। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग लगेगा, 27/54 लिख लीजिए, 27/54 लिख लीजिए। अच्छा, इधर गुणा में चल रहा है 108, तो यहाँ 108 लिख लीजिए। और इधर माइनस में 40 है, प्लस में 34 है, बराबर के 48 है, लिख लीजिए। 54 दूनी 108 होता है, 27 दूनी 54 होता है, माइनस का 40 प्लस का 34 हो गया, बराबर के 48 हो गया। आपने क्या करना है कि इनको जोड़ना है, तो ये 8 5 और 3 8 88 हो गया। 88 में से 40 घटाना है, तो 40 88 में से घटाना है, क्या 48 आएगा? सर कैसे आएगा? 8 में से 0 गए 8 आ गया, 8 में से 4 गए 4 आ गया, और कैसे आएगा? 48 बराबर 48 हो गया। इसका मतलब तीसरा विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही आंसर बना होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? 7वां, जो कि श्लोक से है। श्लोक से है, क्या कहता है? कुछ किशमिश अंगूर हैं, तो के फॉर किशमिश, और कुछ किशमिश को अंगूर बनाना है, तो ए फॉर अंगूर बना दिया। सभी अंगूर सेब हैं, तो सभी अंगूरों को बंद कर दिया एस फॉर सेब के अंदर। सभी किशमिश फल हैं, तो सभी किशमिश को फलवी बनाना है, तो यहां से बना दिया एफ फॉर फल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आते हैं निष्कर्ष की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा निष्कर्ष क्या कहते हैं। निष्कर्ष कहते हैं कि कुछ फल सेब हैं, एफ फॉर फल सेब के अंदर आ रहे हैं। सर बिल्कुल आ रहे हैं, तो कुछ फल सेब हैं, ये कैसा होगा आपका? सही होगा। कुछ सेब किशमिश हैं, हाँ सर, एस फॉर सेब के फॉर किशमिश के अंदर आ रही हैं, तो ये भी कैसा होगा? सही होगा। यानी कि ये दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऐसे केस में आंसर 4 लगेगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है, आपको देखना है जो रिलेशन इस समुच्चय का आपस में है वैसा ही एक आंसर में बताना है। देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, देख लेते हैं। तो 54 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 29। ऐसा करके देख लेते हैं एक बार क्या हो सकता है। 54 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? कि सर 29।
लेकिन उसने तो 261 लिखा है। 29 से 261 बन सकता है क्या? यानी कि यूनिट डिजिट एक लानी है। 9 से गुणा करके देखूं, 9 नाम 81 की 1 8 हासिल, 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए? 26 हो गए। क्या 261 लिखा था? बात तो बन गई है भाई, एक बार में बन गई है, बाई चांस ही सही। आइए ऐसा ही 45 में से 15 घटाने के बाद करते हैं, कितना बचेगा? 30 बचेगा। और 30 में गुणा यदि 9 का करूं, 9 तिया 27, क्या 270 लिखा है? हाँ सर बिल्कुल लिखा है, तो परफेक्ट है आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे, इसे देखते हैं। 82 में से 50 घटाएंगे। 82 में से 50 जब आप घटाओगे तो आपके पास 32 बचेगा। 9 का गुणा कर लीजिए 32 में, 9 दूनी 18 की 8, 27 और 2 29, यानी कि 298 बनेगा। सॉरी गलत कर दिया मैंने, दोबारा से कर देता हूँ। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, सही है। 288 बनेगा, 98 नहीं, और 88 ही बना हुआ है, यानी कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है भैया। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में एक इक्वेशन दी है, मतलब इसे कुछ चिन्ह रखने हैं जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। तो हम दूसरा ऑप्शन जो आंसर बना है उसी को पिक कर लेते हैं। इनटू लिखेंगे यहाँ पर, प्लस लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइड लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग लगाइए। 220 में 110 रह जाएगा। अच्छा फिर ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अच्छा इधर क्या था? माइनस का 10 था, तो लिख दीजिए इसको। बराबर के चिन्ह के बाद 19 पंजे कितना हो गया? 19 पंजे हो गया। 5 नाम 45 की 5 4, 5 एकम 5 4 9, 95 हो गया है ना, और प्लस का 5 हो गया, तो ये 95 5 100 हो गया, और ये 110 में से 10 गए तो 100 हो गया। LHS बराबर RHS हो गई। इसका मतलब दूसरा विकल्प ही हमारा करेक्ट आंसर था, यही बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। नॉन वर्बल रीजनिंग से उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमा नहीं सकते, बस ध्यान रखिएगा। कौन सी अंतर्निहित है? तो देखिएगा सबसे नीचे वाली आकृति जो है ना, चौथी आकृति, जो चौथी आकृति है वही इसके अंदर निहित है। ये लीजिए, मैं इसको ऊपर लूंगा थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर लूंगा थोड़ा सा। हाँ अब देखिए, अब दिखाई देने लग जाएगी। ये वाली चौथी आकृति जो है इसके अंदर निहित है। कैसे है देखकर बताएं। देखिए यहाँ से देखना शुरू करिए, आपको ये वाली लाइन दिखाई देगी, ये वाली लाइन के बाद ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे पूरा पूरा ये कंप्लीट करके देना है ना मुझे। तो लीजिए, मैं ऐसे गया हूँ, 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 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? अब बीच में एक आर्क चल रहा है, वो इसमें भी चल रहा है, बस एक यहाँ से चल रही है लाइन, वो इसमें भी चल रही है, बस। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है, जो कि इसके अंदर निहित है, छिपा हुआ है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11, अगेन लेटर सीरीज से है क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको देखना है कि C 3 पर, D 4 पर, +1। यदि यहाँ +1 हुआ है तो आगे +1 भी हो सकता है, +2 भी। पहले +1 कर लो। D में +1 करेंगे तो E आएगा, और E से शुरू होने वाले सारे विकल्प हैं, इसका मतलब यही हुआ है। E+1 F भी हुआ है, सही है। अब सेकंड लेटर को ले लेते हैं। सेकंड लेटर में M 13 पर, P 16 पर, +3। आगे भी +3 करूंगा तो 16 और 3 19, 19 का मतलब S, तो E S से शुरू होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 है। आगे चलते हैं तीसरे लेटर पर, H से M, H से M 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 का मतलब R, तो R दोनों में है। आगे बढ़े चौथे पर चलते हैं, O 15 और V 22, 15 में 7 जोड़ेंगे तब 22 बनेगा, और 22 में 7 जोड़ेंगे 29 बनेगा। अब 29 में से 26 घटा लो, 3 बचेगा, 3 का मतलब C होगा, और C आपको इसमें दिया है ना कि दूसरे वाले में, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। चलिए इस सवाल को समझते हैं। देखो, एक पतंग आकार का एक चौकोर कागज है, इसे राइट हैंड साइड से इस पे फोल्ड किया, फिर जो टुकड़ा बना उसे ऊपर से नीचे फोल्ड किया। उसके बाद इसमें ये वाली आकृति काट दी गई है। मैं अपने पेन से बनाता हूं जिससे कि आपको उसकी इमेज बनाकर दिखा पाऊं। अब क्या होगा, ये टुकड़ा जो इस पर फोल्ड है वो ऊपर की ओर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये अपनी मिरर इमेज एज इट इज बना देंगे, 2 बॉक्स बन जाएंगे और 2 सर्कल बन जाएंगे। अब ये हिस्सा इस पर फोल्ड था जो इधर खुलेगा, जब इधर खुलेगा तो ये अपनी मिरर इमेज 2 सर्कल बनाएंगे और 2 बॉक्स इधर आएंगे, 2 बॉक्स इधर आएंगे, कुल मिलाकर 4 और 4 8 बॉक्स साइड में और 4 सर्कल बीच में। 8 बॉक्स साइडों में, 4 बॉक्स साइडों में और 4 सर्कल बीच में।
देखो जरा ऐसा कौन सा विकल्प दे रखा है, ये रहा। देखो 4 और 4 बॉक्स साइडों में और 4 सर्कल बीच में, यानी कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न आपके सामने? क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देख लेते हैं, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बीम को लिखा है YVZN, कैसे लिखा होगा? मेरे हिसाब से तो B का अपोजिट Y होता है, E का अपोजिट V होता है, A का Z होता है, M का N होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, W का अपोजिट D है, O का L है, R का I है, D का W है। ऐसे ही P का अपोजिट लिखो K होगा, L का अपोजिट O होगा, A का अपोजिट Z होगा, N का अपोजिट M होगा। KOZM, और यही आपको चौथे विकल्प पे दे रखा है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, देख लेते हैं इसको भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कोडिंग डिकोडिंग के एक टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 14 के देखिए क्या कहता है। एक निश्चित कूट भाषा में यू आर काइंड को लिखा है हैटमीगा, शी इज स्मार्ट को लिखा है फीटा नो, शी इज काइंड को लिखा है फीटागा। तो उसी भाषा में काइंड को कैसे लिखा जाएगा? तो हम देख सकते हैं ना, काइंड पहले सेंटेंस में आया है, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आया है, हाँ आया है। पहले और तीसरे में काइंड आया है, तो बस इतना और देख लो, पहले और तीसरे में कुछ और तो कॉमन नहीं है? नहीं सर, और कुछ कॉमन नहीं है। तो बस इसमें कोड GA कॉमन है, इसमें भी GA कॉमन है, इसका मतलब काइंड का ही कोड होगा, क्योंकि काइंड कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। तो GA आपको दूसरे विकल्प में दिया है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये है सीरीज यानी कि श्रृंखला से आपके सामने जो अगला सवाल है, बहुत ही आसान है। जितनी बड़ी सीरीज दिख रही है ना, उतनी ही आसान भी है, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है, यानी कि एक छोड़कर दूसरा नंबर लेना है एकांतर। जैसे 123 से 127 सर प्लस 4 हुआ है, 127 से 131 सर प्लस 4 हुआ है, 131 में प्लस 4 करूंगा 135 आएगा, और 135 में 4 प्लस करूंगा तो हाँ सही है 139 ही आएगा। तो 135 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि चौथे विकल्प में आपको दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है 16वां प्रश्न, जो कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने को कहता है इन सभी शब्दों को। मैं आपको कई बार बता चुका हूं डिक्शनरी में अरेंज करने का तरीका, एक बार फिर से बताते हैं। जो कॉमन लेटर है ना BRE तक, BRE तक, उनको साइड में कर दो, उनसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। आगे बढ़े तो E में छोटा कौन? A, तो A सर इसमें भी है और इसमें भी है। आगे बढ़ो TH और इसमें E है और इसमें E है, तो यहां तक तो कॉमन हो गए। तो जो छोटा है वही पहले नंबर पे, जो बड़ा है जिसमें आगे R भी आ रहा है वो दूसरे पर। लौट कर आइए इन पे, इसमें E कॉमन है, इसमें भी E कॉमन है। ZCD में C वाला छोटा होगा, ये तीसरा नंबर, D वाला चौथा नंबर, और ये हो जाएगा 5वां नंबर। बताइए पहले नंबर पे क्या लगा? 5, दूसरे पे क्या लगा? 3, तीसरे पे लगा 2, चौथे पे लगा 4, पांचवे पे लगा 1। 53,241 ऐसा विकल्प आपको दे रखा है चौथे में, 53,241। इसे 4 मत मान लेना, ये तो विकल्प का नंबर है 4, ये तो विकल्प का नंबर है 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं कुछ लोग। ये लीजिए, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं कुछ लोग। नाम क्या है उनके? नाम है उनके 6 विद्यार्थी हैं, वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, ऐसे करके केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने ऐसे करके 4 और 2 6 लोग बना दिए। ठीक है, अली नईम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जैसे कि नईम यहां बैठा है, अली इसके दाएं, 1 2 3, तीसरा ही बोला है ना, दोबारा पढ़ो। अली नईम के दाएं तीसरा है, बिल्कुल, तो 1 2 3, यहां कौन आ जाएगा? सर अली आ जाएगा। आगे पढ़िए, आगे कहता है सैयद अली के बाईं ओर दूसरा है, तो अली का बायां, ये अंदर देख रहा है ना, इसका बायां 1 2, यहां पर कौन आ जाएगा? सैयद आ जाएगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है? आगे कहता है सारा अली और सैयद के ठीक बगल में बैठी है, अली और सैयद के ठीक बगल में सारा को कुछ इस प्रकार से बैठ जाना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि सेनाज अली के दाईं ओर दूसरी है, तो अली का दायां दूसरा 1 2, यहां पर कौन आ जाएगी? सेनाज आ जाएगी, सेनाज आ जाएगी।
अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि डेविड सैयद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सैयद ये रहा इसका दायां, 1 2 3, यहां पर कौन बैठेगा? डेविड बैठेगा। और ये लोग सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं। अभी पूछा क्या है उसे देख लेते हैं। पूछा यह है सारा और डेविड के बीच में कौन बैठा है? ये सारा है, ये डेविड है, इसके बीच में कौन बैठा है? कि सर अली बैठा है। और अली आपको पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न ये तो सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सामान्य ज्ञान चाहिए। ब्रेड बेकर जो होता है, बेकरी जो आप सुन रहे हैं, बेकरी में काम करने वाला बेकर हो गया, वो क्या बनाता है? ब्रेड बनाता है। ऐसे ही मोची, मोची क्या बनाता है? कि सर ये तो जूते बनाता है। मोची क्या बनाता है? जूते ही तो सही करता है, जूते बनाता है, जूते सही करता है, तो जूते सही जवाब बन जाता है। आते हैं 19वें प्रश्न पर। यह है 19वां प्रश्न, आपके सामने देखिएगा क्या कहता है 19वां प्रश्न, जो कि एक सीरीज से है, श्रृंखला से है। इसे छोटा कर दूं सो दैट यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस डायरेक्टली, बट नहीं दिखेंगे फिर भी मुझे पता है, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं यहीं से समझाने की आपको। देखिएगा, नोटिस करिए कि ये जो एस था ना, यहाँ से सीधे ऊपर गया, फिर एक स्टेप पीछे आया बीच में, उसके बाद नीचे आया होगा, लेकिन उसने एक नई आकृति बना दी। और नई आकृति क्या है आपको पता है? ये बॉक्स है। मेरी बात को समझना, एस यहाँ से ऊपर गया, फिर एक स्टेप पीछे आके यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप पीछे आया होगा, फिर लेकिन उसने नई आकृति बना दी, बॉक्स। देखो बॉक्स कहीं भी नहीं था और कहीं भी नहीं था। ऐसे ही आप यदि नोटिस करते हैं सर्कल को, तो ये यहां से 1 2 लाइन चल के यहां आ गया, यहां से 1 2 लाइन चल के यहां आ गया, यहां से 1 2 लाइन चल के ऊपर आ गया, यहां से 1 2 लाइन चल के नीचे आएगा। मतलब ये काला रंग की बिंदी नीचे होगी। नीचे इसमें है, इसमें नहीं है। चलो मुझे बनाना ही पड़ जाएगा पूरा, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आप एक बात समझ गए कि ये नया बॉक्स आ गया था। देखो एस यहां से सीधे ऊपर गया, ऊपर से एक स्टेप पीछे आया, पीछे आके एक स्टेप पीछे आके नया बॉक्स। अब नया बॉक्स भी तो सीधे ऊपर ही जाएगा, मतलब नया बॉक्स भी तो यहीं पर आएगा। क्या इसमें है? हाँ है, इसमें है। ये तो कट ही चुका है, इसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पर एम है, पी है, एस है, एफ है, मतलब हर लेटर अलग है। तो यहाँ पर भी एक नया लेटर ही आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि एक बॉक्स ऊपर, नीचे काली बिंदी, बीच में नया लेटर। बॉक्स ऊपर, बॉक्स ऊपर, पहला ही तो आंसर था। देखो बॉक्स ऊपर, नीचे काली बिंदी, और बीच में एक नई चीज। नई चीज देखो त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है, नई चीज नहीं, सॉरी। देखो यहां से ये एक स्टेप ऊपर गया सीधे, फिर बीच में इधर आया होगा। चलिए दोबारा समझाता हूं मैं आपको। ये ऊपर गया, एक स्टेप पीछे आया, ये रहा, एक स्टेप पीछे आके इसने एक नई आकृति बना दी। ये यहां से सीधे ऊपर जाएगा, ये आ रहा है ऊपर, ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब देखो काली बिंदी यहाँ से 1 2 यहाँ आ गई, 1 2 यहाँ आ गई, 1 2 यहाँ आ गई, 1 2 नीचे आएगी, नीचे इसमें आई रही है। अब देखो यहाँ पर देखें, यदि आप ये एस, उसके बाद देखो ये जो त्रिभुज था यहाँ से सीधे ऊपर पहुंचा है, फिर एक स्टेप बीच पीछे आके बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ सर ऐसा ही हो रहा है, वो इसमें आ रहा है ना। तो इसलिए ये पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। और ये प्रश्न है सीरीज से, यानी कि श्रृंखला से। 7 36 66 129 इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया है। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। 7 पंजे 35 नहीं है, तो ये 7 चौक 28 प्लस 8 नहीं। मेरे हिसाब से ये ऐसा हो सकता है, 7 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3, फिर 6 का स्क्वायर नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं ये 2 का क्यूब हो गया माइनस 1 हो गया। 2 का क्यूब माइनस 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 1 7, फिर ये सीधे सीधे 6 का स्क्वायर है ना। उसके बाद ये हो गया आपका 3, 4 का क्यूब 64, उसके बाद प्लस 2 हो गया। अच्छा ये 6 का स्क्वायर है, तो ऐसा हो सकता है ऑल्टरनेट ये 7 का स्क्वायर हो जाए। चलो अलग से लिखते हैं एक बार और अच्छे से समझने के लिए। 7 है, 36 है,
66 है, क्वेश्चन मार्क है, 129 है, देन 162 है। ठीक है, अच्छा मैं डिफरेंस करके देखता हूँ तो ये 29 है, ये डिफरेंस करके देखता हूँ तो ये आपका 30 है। आगे डिफरेंस कितने का होगा पता नहीं, लेकिन इसमें देखूँ पता नहीं, इसमें देखूँ तो 12 में से 9 जाएंगे 3 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 33 का है। तो 29, 30, 31, 32 और 33 ऐसे बन सकता है। तो 61 में 31 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 97। 97 इज दी करेक्ट आंसर, जो कि पहले ही विकल्प में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार किताब बनाई है। ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की किताब, जिसमें हम आपको 20 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, 12 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्व पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर में भी 2013, 2015, 2019, 2021 और 2023। जी हाँ, बिल्कुल करंट सेशन जो चल रहा है, करंट 2023 के जनवरी और फरवरी में जो पेपर्स हुए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इन सारे पेपर्स को लगाते हैं और आपको कहीं कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई का समाधान आप टीचर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस किताब को परचेस करने के लिए आपको जाना होगा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर। यहाँ पर जाएंगे और अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर परचेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करिए और घर बैठे बैठे इस किताब को मंगा लीजिए। आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।